के हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड सेक्शन 123 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, क्योंकि डिविडेंड एक बहुत मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कंपनीज एक्ट में जब भी बात होती है डिविडेंड की तो हमारे को एक लालच मन में आता है कि बोले यार हम शेयर कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं, हम कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ वहां पे डिविडेंड मिलेगा। और देखिए हर व्यक्ति चाहता भी है। आज मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं, आज मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाता हूं, आज मुझे क्या चाहिए, उस कंपनी के शेयर्स पे मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिएगा। तो सर वो जो कंपनी के शेयर्स पे रिटर्न हमारे को मिलता है, सर वो जो कंपनी के शेयर्स पे हमारे को जो रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न हमारे को किस फॉर्म में मिल रहा है, वो रिटर्न मिल रहा है हमारे को डिविडेंड के फॉर्म में, जो कि आज अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम जो डिविडेंड का प्रोविजन है, वो डिविडेंड का प्रोविजन आज अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों डिविडेंड के बारे में अपन जाने उससे पहले अपन एक बार डिविडेंड का जो मीनिंग है ना, अपन डिविडेंड का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर ये डिविडेंड जो है वो डिविडेंड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें वो पता लगना चाहिए कि सर डिविडेंड किसको कहते हैं। हमें तो डिविडेंड पता ही नहीं है सर। हमने तो सर अकाउंट्स में बहुत सारी बार अपने एंट्री करी है सर डिविडेंड की, इनकम की, लेकिन सर हमें डिविडेंड पता नहीं कंपनीज एक्ट में क्या होता है। तो देखो डिविडेंड का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो डिविडेंड का मीनिंग मैंने लिखा है। सबसे पहले मैंने दो पार्ट्स के अंदर इसको बांटा है, मैंने इसके दो पार्ट्स बनाकर मैंने क्या लिखा, डिविडेंड का मीनिंग यहाँ पे मैंने देखो डिविडेंड का मीनिंग बताया। सबसे पहले डिविडेंड का मीनिंग क्या बोल रहा है, डिविडेंड का मीनिंग बोलता है डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ कंपनीज अर्निंग टू अ क्लास ऑफ अ शेयर होल्डर। कि सर जब क्या होता है कि जब कंपनी क्या करती है कि जब कोई भी कंपनी है और वो कंपनी अपना जब प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट में से क्या करती है, कुछ परसेंटेज जो हिस्सा होता है उस प्रॉफिट में से, वो कुछ परसेंटेज हिस्सा, सम परसेंटेज किसको दे दिया जाता है, सर हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दे दिया जाता है। तो तभी तो वो शेयर होल्डर रुकेगा, वरना आप एक बात दिमाग लगाइए, शेयर होल्डर क्यों रुकेगा। मैंने क्या लिखा है आप ऊपर देख रहे होंगे, मैंने लिखा है कि सर कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो क्या करती है, कुछ हिस्सा कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। तो जो हिस्सा हम कंपनी के शेयर होल्डर्स को देते हैं वो चीज क्या कहलाई, वो चीज कहलाई हमारे लिए डिविडेंड। सर सीधी सिंपल सी बात है कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से जो शेयर हमने दे दिया, प्रॉफिट में से जो हमने हिस्सा दे दिया, वो चीज हमारे लिए क्या कहलाई, मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, सर वो चीज हमारे लिए कहलाई डिविडेंड। सीधी सी बात हमने समझी। अच्छा, उसके बाद में जब अपन आगे चलते हैं तो आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट में इसमें आपने क्या लिखा, इसमें आपने यहाँ पे लिखा सर डेफिनेशन। अच्छा सर डेफिनेशन को अपन समझे तो सर मीनिंग का पहला पार्ट तो हमने समझा, अब चलो सर मीनिंग का सेकंड पार्ट भी अपन समझ लेते हैं। सर मीनिंग का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट, अ शेयर ऑफ द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। सर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्या लिखा है, हमको लिखा गया यहां पर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। मतलब कि सर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट में से हमने क्या कर दिया कि हमने टैक्स जमा करा दिया, हमने से टैक्स काट दिया, और टैक्स काटने के बाद में अब जो हमारा प्रॉफिट बचा ना, उस प्रॉफिट की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या लिखा, ऑफ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम इज कॉल्ड अ डिविडेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने सबसे पहले क्या करा, सर हमने सबसे पहले प्रॉफिट कमाया। सर प्रॉफिट कमाने के बाद में हमने क्या करा, सर प्रॉफिट कमाने के बाद में उसमें से हमने लेस टैक्स, सर हमने टैक्स घटा दिया। तो सर हमने माना फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कमाया एक्स अमाउंट, और सर हमने जो टैक्सेशन का पैसा था सर वो था वाई अमाउंट। सर हमने टैक्सेशन का पैसा घटा दिया तो अब मेरा बचा क्या, जेड अमाउंट। तो जो मेरा जेड अमाउंट बचा ना, वो जेड अमाउंट क्या है, वो जेड अमाउंट एक ऐसा अमाउंट है कि सर जिसको मैं क्या कर सकता हूं, जिसको मैं एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो मैं एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, जो मैं बांट रहा हूं, क्या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से जो हिस्सा मैं अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं, वो चीज क्या कहलाई, वो चीज मेरे लिए कहलाई डिविडेंड। ठीक है, ये तो ही हमारे जो है वो डिविडेंड की मीनिंग की बात। तो डिविडेंड का मीनिंग अपन ने क्या समझा, डिविडेंड का मीनिंग अपन ने समझा कि सर कंपनी क्या करती है कि कंपनी जब अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। सर कौन सा वाला प्रॉफिट होगा, बिफोर टैक्स के आफ्टर टैक्स, जल्दी से बोलो। बोले सर आफ्टर टैक्स वाला की, यानी कि जब हमने टैक्स का पैसा दे दिया, जब हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट में से जब कंपनी कोई हिस्सा, कोई शेयर आपके शेयर होल्डर्स को बांटती है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, वो चीज कहलाएगी डिविडेंड। तो ये हमने सीखा डिविडेंड का मीनिंग। देखिए अब जब बात आती है डेफिनेशन की,
तो सर कंपनी में जो हमारा डिविडेंड होता है सर, उस डिविडेंड की डेफिनेशन हमारे को क्या दी हुई है? अब देखो वो डिविडेंड की डेफिनेशन आपको क्या बता रहा है, बहुत सीधी सिंपल साधारण हमारे को डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन क्या बोलता है जरा पढ़िएगा दोस्तों। डेफिनेशन के लिए क्या लिखा? डेफिनेशन के लिए लिख रहा है डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। मतलब डिविडेंड की देखा जाए तो मैं यहां पे ये लिखूं ना कि सर कोई मीनिंगफुल जो डेफिनेशन है ना सर, वो मीनिंगफुल डेफिनेशन मेरे को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। तो डिविडेंड में सिर्फ क्या बोल रहा है? डिविडेंड में सिर्फ ये बोल रहा है कि सर डिविडेंड का मतलब क्या हुआ कि सर डिविडेंड में क्या चीज इंक्लूड होगी? सर डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड होगा। दैट्स इट सर। कंपनीज एक्ट में डिविडेंड की तो यही परिभाषा दी हुई है, डेफिनेशन यही गिवन है, यही दी हुई है। तो हमारे को इसके मीनिंग से ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया, बशर्ते कि हम उसकी डेफिनेशन को याद करें। हालांकि डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं हमारे डेफिनेशन भी काम में आ जाए, तो हमें डेफिनेशन भी आनी चाहिए, हमें डेफिनेशन भी आनी चाहिए। और डेफिनेशन के अलावा जो हमारा मीनिंग है वो मीनिंग भी हमें बहुत अच्छे से याद होना जरूरी होगा। ठीक है सर, अपन यहां तक की बात समझ गए। अब देखो मैंने इसमें क्या कर रखा है कि मैंने इसमें नीचे यहाँ पे कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए, वो बड़ी काम की चीज है। तो सर वो जो बड़ी काम की चीज है, वो बड़ी काम की चीज मैं आपको बताता हूँ। सर वो बड़ी काम की चीज क्या है? देखो मैंने सम शॉर्ट नोट लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको शॉर्ट नोट टाइप कुछ चीज दिख रही है। तो सर जो शॉर्ट नोट टाइप चीज दिख रही है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन स्क्रीन को। तो देखो शॉर्ट नोट टाइप जो चीज दिख रही है यहाँ पे आपको, वो क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। आप बहुत आराम से समझिएगा, शांति से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है होल्डर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिसीव डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट एंड आर पेड फर्स्ट। आप हमेशा याद रखिए कि सर एक तो आपके पास में क्या होगा, एक तो सर आपके पास में इक्विटी शेयर्स होंगे और एक दूसरे आपके पास में कौन से शेयर्स होंगे? एक आपके पास में होंगे सर प्रेफरेंस शेयर्स। हमारे पास में दो प्रकार के जो है वो शेयर्स हमारे को देखने को मिलेंगे, एक इक्विटी शेयर देखने को मिलेगा, एक मिलेगा प्रेफरेंस शेयर देखने को। तो आपको हमेशा पता है कि सर जो प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? सर प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन ये बोलती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होता है जिसको कि कैपिटल में सबसे पहले राइट होता है कैपिटल लेने का, और दूसरी बात कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड में भी सबसे पहले हिस्सेदारी किसकी होती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की होती है। तो सबसे पहले हिस्सा कौन लेगा? सबसे पहले हिस्सा लेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो सर यहाँ पे क्या लिखा? होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिसीव डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट, कि इनको एक फिक्स्ड रेट से क्या मिलता है? इनको एक फिक्स्ड रेट से जो है वो डिविडेंड मिलता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात पेड फर्स्ट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम बाद में देंगे यदि कुछ पैसा बच गया तो, और लेकिन जब अपन बात करते हैं सबसे पहले जो है वो डिविडेंड देने की, तो सबसे पहले डिविडेंड आप किसको दोगे? सबसे पहले आप डिविडेंड दोगे जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, सॉरी सबसे पहले आप डिविडेंड दोगे जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको, फिर बच गया तो अपन किसको देंगे? फिर अपन देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया अपने को सबको। अब पॉइंट नंबर 1 के बाद में अब आपके सामने पेश है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? Preference shareholders are not entitled to treat the preference dividend as a debt and sue for its payment। आपको एक बात बता दूं, अपन आगे बढ़े उससे पहले, आप जब आगे बढ़ेंगे ना, आप आगे पढ़ेंगे तो आपको एक चीज वहां पे देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? कि सर जब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, जब आप एक बात ध्यान से समझिएगा, चाहो तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि जब भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कोई किसी प्रकार का डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो डिक्लेयर होने के बाद में क्या बन जाता है? वो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाने के बाद में, आप ध्यान रखना, वो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाने के बाद में एक डेट बन जाता है। समझ गए आप मेरी बात? वो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद में क्या बन जाता है? वो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाने के बाद में एक डेट बन जाता है। मैंने ऊपर लिख दिया कि वो डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, तो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाने के बाद में डेट बन जाएगा। लेकिन किसके लिए? फॉर ओनली इक्विटी शेयर्स, केवल इक्विटी शेयर्स वालों के लिए बनेगा। सर प्रेफरेंस वालों के लिए वो कभी भी डेट नहीं बनता, मना कर रहा है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रीट द प्रेफरेंस डिविडेंड एज ए डेट एंड स्यू फॉर इट्स पेमेंट, कि ना तो वो जो है उसको डेट की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और ना ही जब वो डेट की तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं तो उसको यदि कंपनी टाइमली पेमेंट नहीं भी करती है तो आप उसके लिए वसूली करने के लिए, रिकवरी करने के लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकते। कौन? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो। लेकिन क्या इक्विटी वाले जा सकते हैं? हाँ सर बोले इक्विटी वाले तो जा सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि सर इक्विटी वालों के लिए जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाने के बाद में क्या बन जाता है? डेट बन जाता है मेरे दोस्त, डेट बन जाता है, डेट। समझ गया बात? इसका मतलब क्या है? कंपनी को वो पे करना ही करना पड़ेगा। ये आएगी बात आगे, मैं आपसे पूछूंगा, मैं बताऊंगा नहीं उस समय पे। ये मैंने अभी पॉइंट क्लियर कर दिया। अब आप पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है इफ द आर्टिकल स्पेसिफाई, बोले तुम्हारे आर्टिकल स्पेसिफाई करते हैं कंपनी के, भैया सुनो,
आर्टिकल स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्या आर्टिकल में क्या लिखा है जरा पढ़िए। कंपनीज प्रॉफिट शेल बी अप्लाइड बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन sue for it even though it has not been declared। हो भाई साहब, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्या लिखा गया, ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो भैया। अपन पूरा बोर्ड क्लियर करते हैं, पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे। बड़ी काम की चीज बोल दी इसने। क्या काम की चीज बोल दी दोस्तों, आप सुनिए। सबसे पहले क्या बोलता है, इधर देखो आप। तो सर वापस पढ़ रहा हूं, इफ द आर्टिकल स्पेसिफाई, सर आर्टिकल में लिखा हुआ है, यदि हमारे कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंपनीज प्रॉफिट शेल बी अप्लाइड, कंपनी का प्रॉफिट काम में लिया जाएगा। अप्लाइड का मतलब क्या है भैया, अप्लाइड का मतलब क्या है, काम में लिया जाएगा। अप्लाई कहां करोगे, काम में लोगे भाई, अप्लाई का मतलब काम में लेना। बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन sue फॉर इट इवन दो इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। सुनो क्या लिख रहा है, आर्टिकल क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल बोल रहे हैं कि सर कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम काम में लेंगे। हम प्रॉफिट को किस पर्पस के लिए काम में लेंगे भैया, हम प्रॉफिट को काम में लेंगे सर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पेमेंट करने के लिए। तो यदि आपके आर्टिकल में ये लिख दिया गया, इसका मतलब डीम्ड है। इसका मतलब क्या डीम्ड है, बात समझिएगा। इसका मतलब ये डीम्ड है कि हमारे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आया मजा, जबरदस्त चीज है ना। मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप बात समझिए, क्योंकि सर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, सर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। तो सर जब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है ना, तो भैया जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप अच्छे समझ लो, वापस नहीं बताऊंगा, बहुत करोड़ों की बात बोल रहा हूं कि यदि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, तो भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी करें, शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर ना भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपकी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले देना पड़ेगा। और यदि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, जो मैंने इधर लिखा है, आप ये बात समझ लेना, फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग आपके ऊपर स्यू भी कर सकते हैं कंपनी के ऊपर कि सर कंपनी ने क्या कर दिया। मजेदार बात कि सर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स का वायलेशन कर दिया। ओहो। और आपको पता है कंपनी कभी भी अपने आर्टिकल्स के आउट ऑफ द स्कोप, यानी कि बाहर जाकर क्या नहीं कर सकती है, सर कोई भी काम नहीं कर सकती है। पढ़ा है ना अपन ने, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया अपने को, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब उसके बाद में आते हैं अपन, अब इसका नेक्स्ट सर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रतीक सर आप हमारे को बताइए। चलिए साहब प्रतीक सर अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे। आइए अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जरा क्या बोलते हैं। ओहो सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, क्या आया, अच्छा एक और नोट हमारे को यहाँ दिया। भाई साहब क्या लिखा है, एक नोट इधर दिया हुआ है, एक नोट इधर दिया हुआ है। नोट सुनो, 2000 का नहीं है, इधर देखो ये नोट क्या है, स्टडी नोट है। होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर इंटाइटल्ड। अभी कौन इंटाइटल्ड हो रहा था, अभी कौन इंटाइटल्ड हो रहा था ऊपर वाले पॉइंट में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी कौन हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर। सर किस बात के लिए, टू रिसीव एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द प्रॉफिट। भाई साहब एक बात बताओ, एक सवाल पूछता हूं, तुम जनता से, जनता एक सवाल बताओ कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे कि पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे, बताओ मेरे को जरा बताओ। पहले इक्विटी को करोगे कि पहले प्रेफरेंस को पेमेंट करो, बोले सर पहले प्रेफरेंस को करेंगे ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार कब मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार मिलता है लेवल ऑफ प्रॉफिट के अनुसार। मतलब यदि प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें दे देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो तुम ठन गोपाल, मदन गोपाल, चल भोपाल। समझ गए क्या क्या बोला मैं, यदि प्रॉफिट हुआ हमारे पास में तो हम आपको दे देंगे, और प्रॉफिट यदि नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को कुछ भी फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है। समझ गए आप बात, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, चल गोपाल, मदन गोपाल, टन गोपाल और चल गोपाल, इसको बोला जाता है ये। अब सुनो तुम आगे, दूसरा क्या कहता है, द कंपनीज नीड फॉर कैश फॉर एक्सपेंशन और फॉर अदर पर्पजेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। भाई साहब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, और कंपनी प्रॉफिट कमाने के बाद में से ओहो साहब पहले क्या करेगी, कुछ पैसा अपने रिजर्व में डालेगी, रिजर्व में डाले, रिजर्व फॉर फ्यूचर
एक्सपेंशन, अपन इसके लिए पहले रिजर्व में पैसा डालेंगे और फिर उसके बाद में अपन ने बात करी थी ना सर वो टैक्स भी पेमेंट करना पड़ेगा, तो अपन वो टैक्स वैक्स भी पेमेंट करेंगे। फिर हमारे पास कुछ बचा इधर लेस करने के बाद, एक लेस तुमने ये किया, एक लेस तुमने ये किया। अब भाई साहब दो बार लेस करने के बाद में तुम्हारे पास में ये XYZ अमाउंट बच गया, तो तुम वहां पे डिविडेंड ले लो, वरना तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को ध्यान रखना कोई भी डिविडेंड का पैसा मिलने वाला नहीं है। तो इक्विटी वालों को डिविडेंड कब मिलेगा? इक्विटी वालों को डिविडेंड जो मिलेगा वो डिपेंड होगा दो बातों के ऊपर। पहली बात कि सर लेवल ऑफ प्रॉफिट, कि सर प्रॉफिट का लेवल क्या है, प्रॉफिट का लेवल क्या है, प्रॉफिट कितना बचा है हमारे पास में, सब चीजें पेमेंट करने के बाद, सब चीजें घटाने के बाद में। और दूसरी बात कि कंपनी का फ्यूचर बिजनेस, कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान क्या है, उसके मुताबिक क्या करेंगे, उसके मुताबिक हम वहां पे कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको हम डिविडेंड देंगे। समझ गए आप मेरी बात? डन है। अच्छा, फिर क्या लिखता है, right to claim dividend will only arise after dividend is declared by the company in general meeting। क्या बोला पॉइंट, कि जब आपकी कंपनी की जनरल मीटिंग में क्या होगा, कि जब आपकी कंपनी की जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा, जब आपकी कंपनी की जनरल मीटिंग में क्या होगा, जब आपकी कंपनी की जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा, तभी वहां पे क्या मिलेगा, आपको डिविडेंड क्लेम करने का अधिकार मिलेगा। अदरवाइज आपको डिविडेंड क्लेम करने का अधिकार मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको डिविडेंड क्लेम करने का कोई भी अधिकार वहां पे मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आई क्या? क्या लिखा, लाइन वापस पढ़ो, राइट टू क्लेम डिविडेंड ओनली अराइज, आपका राइट कब जो है वो अराइज होता है डिविडेंड क्लेम करने का। यहां पे क्या लिख रहा है देखो, राइट टू क्लेम, समझ रहे हो, राइट टू क्लेम डिविडेंड ओनली विल अराइज आफ्टर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग एंड अनटिल एंड अनलेस इट इज सो डिक्लेयर्ड द शेयर होल्डर हैज नो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, आप बहुत अच्छे से समझ लो कि सर जब तक क्या होगा, कि जब तक वहां पे जो कंपनी है ना, वो कंपनी क्या नहीं कर लेती, जब तक वहां पे ध्यान रखना कि जो आपकी कंपनी है वो कंपनी वहां पे जब तक अपनी जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर लेती, तब तक आपको क्या मिलने वाला नहीं है, तब तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ लो। आगे की अपने को बात समझ में यहाँ तक की, ठीक है, ओके डन। तो दोस्तों अब ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब अपन क्या समझते हैं, अब अपन समझते हैं सर टाइप ऑफ डिविडेंड, कि सर डिविडेंड कितने प्रकार का होता है। कौन बताएगा डिविडेंड कितने प्रकार का होता है? चलो मैं बताता हूँ। डिविडेंड होता है सर दो प्रकार का। डिविडेंड कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप होते हैं डिविडेंड के? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिविडेंड? सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड। फर्स्ट इज, बोलो जल्दी, पहला कौन सा होता है? पहला होता है सर फाइनल डिविडेंड। और सर दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। तो दो डिविडेंड हमें देखने में आते हैं दोस्तों। पहला डिविडेंड कौन सा आया देखने में? पहला डिविडेंड आया हमें फाइनल डिविडेंड। और दूसरा डिविडेंड हमें कौन सा आया देखने में? सर दूसरा आया इंटरिम डिविडेंड। ठीक है भाई, अब अपन सबसे पहले जो है वो बात करते हैं किसके लिए? सबसे पहले अपन बात करते हैं फाइनल डिविडेंड के लिए, कि सर ये अल्टीमेटली फाइनल डिविडेंड होता क्या है, अपन फाइनल डिविडेंड किसको बोलते हैं। तो देखो फाइनल डिविडेंड के लिए क्या लिख रहा है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज सेड टू बी अ फाइनल डिविडेंड if it is declared at the annual general meeting of the company। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या है, कि फाइनल डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है भाई साहब? फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? फाइनल डिविडेंड का मतलब हुआ कि सर आपकी कंपनी की एजीएम कॉल करिए और उस एजीएम के अंदर आपको क्या करना है, उस एजीएम के अंदर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हुए जो डिविडेंड है, और वो डिविडेंड भी कौन सा वाला, एक मिनट, वो डिविडेंड भी कौन सा वाला, यदि अपन बात करें तो यहाँ पे सर वो डिविडेंड भी होगा यहाँ पे कौन सा, मजेदार बात है, फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है भैया? फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए हमारे को कंपनी की सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करनी है, उसमें हमारे को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हम क्या करेंगे, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात आप ये और चीज ध्यान रख लेना, फाइनल डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स अ डेट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी। मैंने तुम्हें बताया था अभी कि जब इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए हम क्या करते हैं, कि जब इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए हम किसी भी तरीके का कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो यदि डिविडेंड एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, तो डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिए जाने के बाद में क्या बन जाता है, डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिए जाने के बाद में डेट बन जाता है। ये बात ध्यान में रखना। तो डिविडेंड आपका डेट बन गया। अब डेट बन गया, इसका मतलब कि यदि कंपनी उसको विद इन 30 डेज में पेमेंट आपको नहीं करती, तो क्या आप उसके लिए स्यू फाइल कर सकते हो कोर्ट में जाके? यस 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 सर बिल्कुल कर सकते हैं, यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ स्यू फाइल कर सकते हो कि सर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में क्या नहीं कर रही है, सर कंपनी डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर रही है, जो मैंने कर लिया।
यहाँ तक की बात समझ में आती है कि अपने को सबको क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को यहाँ तक का नहीं है? ओके, एक चीज और बताता हूँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सर ये जो फाइनल डिविडेंड होता है, इस फाइनल डिविडेंड के लिए जो रिकमेंडेशन होती है सर, वो रिकमेंडेशन कौन देता है? वो रिकमेंडेशन देती है कंपनी की बोर्ड मीटिंग। आई क्या बात समझ में अपने को कि मैं क्या बोला? मैं आपको ये बोला कि सर जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है सर, वो बोर्ड मीटिंग रिकमेंडेशन देगी किसको? वो बोर्ड का रिकमेंडेशन जाता है शेयर होल्डर्स के पास में जनरल मीटिंग में। मतलब बोर्ड प्रपोज करता है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वेस्ट टू द शेयर होल्डर्स कि वी आर रिकमेंडिंग यू 2 रुपीज पर शेयर, 4 रुपीज पर शेयर, 5% डिविडेंड, 10% डिविडेंड। द बोर्ड रिकमेंड करता है तो ही वहां पे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? डन, यहां तक की बात। अब सुनो आगे क्या कहता है। तीसरा, फाइनल डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली इफ इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अभी बताया भैया, वापस नहीं बताने का है। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 134, बोलो 134 किसका है? बोले सर 134 सेक्शन जो आता है वो 134 सेक्शन आता है बोर्ड रिपोर्ट का। सेक्शन 134 किसका है? बोलो भाई, बोर्ड रिपोर्ट का है। सेक्शन 134 किसका है? बोर्ड रिपोर्ट का है। उसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं? हम उसको दूसरे शब्दों में भाई साहब नहीं बोलते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट बोलते हैं। समझ गए आप बात? अब पढ़िएगा आगे। Board of directors must state in the directors report the amount of dividend with which it is to be recommended, with which it recommends to be paid। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सर 134 सेक्शन में जब भी अपन क्या करेंगे, 134 सेक्शन के अंदर जब भी अपन किसी भी प्रकार की कोई भी बोर्ड रिपोर्ट बना रहे हैं तो सर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? सर डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? सर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर या डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 134 में जो डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी उस डायरेक्टर रिपोर्ट में तुम्हें रिकमेंडेशन लिखनी पड़ेगी, या तुम्हें वो अमाउंट जो तुमने डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर किया है वो तुम्हें वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, वो तुम्हें वहां पे लिखना पड़ेगा कि सर कितना पैसा आपकी बार आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं उन्होंने रिकमेंड किया है कंपनी के शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, कि आपको आपकी बार हम कितना पैसा डिविडेंड के तौर पे देना चाहते हैं। तो वो रिकमेंडेशन जो है ना, उस रिकमेंडेशन के बारे में हमें कहां पे बताना पड़ेगा? 134 सेक्शन के अंदर जो बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे ना, उस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर हमको बताना पड़ेगा। समझ गए आप यहाँ तक की बात? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई साहब अगला एक बहुत दहलता और एक तहकता जो है वो चीज आ रही है आपके सामने, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। भाई साहब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड पढ़ेगा किसी ने? बताओ भैया, कोई सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जानता है क्या? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या होता है? अच्छा सुनो, जैसे तुम्हारे सीए इंस्टीट्यूट ने आईसीएआई ने क्या कर रखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करे में, एएस जिनको तुम बोलते हो, उसी प्रकार से क्या करा गया कि कंपनी लॉ की कंप्लायंस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने, आईसीएसआई ने क्या करा? आईसीएसआई ने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इशू करा। एसएस आईसीएसआई ने क्या करे? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है वो इशू करे। क्यों करे? कि ताकि पूरी कंपनी लॉ के अंदर क्या लाई जा सके, कि ताकि पूरी कंपनी लॉ के अंदर यूनिफॉर्मिटी जो है वो लाई जा सके, एक रूपता, एक समानता लाई जा सके, इक्वलिटी लाई जा सके। उसके लिए क्या करा गया? उसके लिए रिकमेंड किया गया है जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 है वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3, ठीक है? बाकी के जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है अपने जो रेलेवेंट सिलेबस आएगा उसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन टाइम पे। अभी फिलहाल जो मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर रहा हूँ वो फिलहाल डिस्कशन कर रहा हूँ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 जो कि है पेमेंट ऑफ डिविडेंड का। क्या बोलता है? ध्यान से पढ़िएगा। इट डिफाइंस फाइनल डिविडेंड एज so as to meet the dividend recommended by the board of director and declared by the members at the AGM। सर SS3 ने क्या बोला? सर SS3 ने दो बातें बताई। SS3 ने दो बातें क्या बताई? SS3 ने दो बातें बताई सर, रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एजीएम। क्या अपन शेयर होल्डर्स को एजीएम में क्या कर रहे हैं? रिकमेंडेशन दे रहे हैं। किस बात का रिकमेंडेशन दे रहे हैं? सर इस बात का रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप क्या करिए, आप जो है वो जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करिए। इस बात का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन देंगे। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 बोलता है।
सेक्रेटल स्टैंडर्ड नंबर 3 का दूसरा पार्ट क्या बोलता है? दूसरा पार्ट बोलता है कि आपकी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं दे विल डिक्लेयर इन एजीएम। वो एजीएम के अंदर क्या डिक्लेयर करेंगे सर? वो एजीएम के अंदर डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड। भैया मेरे पीछे छुप जाए उसको आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। वो एजीएम के अंदर क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? वो एजीएम के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं डिविडेंड को। तो रिकमेंड किसने करा? रिकमेंड करा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। और उसके बाद में डिक्लेयर किसने करा सर? उसके बाद में डिक्लेयर करा आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, आपकी कंपनी के जो जनरल मीटिंग में आए हुए जो शेयर होल्डर्स होंगे, आपके मेंबर होंगे कंपनी के, वो लोग क्या करेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इसको डिक्लेयर करें, ठीक है, राइट, ओके। तो चलिए अब हम जानते हैं इंटरिम डिविडेंड के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने डिस्कशन किया कि सर फाइनल डिविडेंड क्या होता है, ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्रेटल स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। और अब अपन जो अगले कॉन्सेप्ट में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है इंटरिम डिविडेंड। अब अपन जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात अपन कर रहे हैं इंटरिम डिविडेंड के बारे में कि सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। अब अपन उसके बारे में विचार करेंगे। तो देखिए इंटरिम डिविडेंड, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सर इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी आपकी कंपनी की कोई भी बोर्ड मीटिंग होती है, जब भी आपकी कंपनी की क्या होगा कि जब भी आपकी कंपनी की कोई भी बोर्ड मीटिंग होगी तो उस बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या पास करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके क्या करते हैं? जो आपकी कंपनी का प्रॉफिट होता है उस कंपनी के प्रॉफिट में से वो लोग आपके शेयर होल्डर्स के लिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमारे को ये बात ध्यान में रखनी है कि सर जो फाइनल डिविडेंड होता है वो फाइनल डिविडेंड तो कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके दिया जाता है। जबकि यदि मैं बात करता हूं इंटरिम डिविडेंड के लिए तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सर जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ही दिया जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखता है कॉन्सेप्ट हमारे को, व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन द टू एजीएम। सर इसका मतलब क्या हुआ? बिटवीन द टू एजीएम का मतलब पता। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है बिटवीन द टू एजीएम के लिए? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, अपन रफ कर लेते हैं इसको। देखिए बिटवीन टू एजीएम का मतलब क्या कहता है? सपोज करिए मेरी एक एजीएम यहाँ पे होती है, एजीएम 1, ठीक है, और एक मेरी एजीएम कहां पे होती है? एक मेरी एजीएम यहाँ पे होती है एजीएम 2, ठीक है। अब इस एजीएम 1 से लेकर एजीएम 2 तक के बीच का जितना समय है, मतलब कि कंप्लीट एक फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्टली हमारे को यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक फाइनेंशियल ईयर हमारे को मिल गया। तो आपको ये बात समझनी कि सर इस पॉइंट ऑफ टाइम से, मतलब इस एजीएम 1 के हो जाने से लेकर इस एजीएम 2 की जो ड्यू डेट आएगी उसके बीच तक में कभी भी यदि आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग कॉल करके और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके यदि कोई डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो सर वो डिविडेंड हमारा कौन सा कहलाएगा? वो डिविडेंड हमारा इंटरिम डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले फाइनल डिविडेंड की बात करी, होप आप लोगों को फाइनल डिविडेंड भी क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं आगे। ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड shall be applicable on the interim dividend also। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हमने फाइनल डिविडेंड के लिए प्रोविजंस कल डिस्कस किए थे, या जो हम फाइनल डिविडेंड के लिए और प्रोविजन अपने आगे के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, सर वो सारे प्रोविजन, ऑल द प्रोविजन, वो सारे के सारे प्रोविजन आपके कहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगे? वो सारे के सारे प्रोविजन आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, इंटरिम डिविडेंड पर। इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस को लेकर इंटरिम डिविडेंड में और फाइनल डिविडेंड दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं माना गया है। इसका मतलब ये निकला, ठीक है। चलिए दोस्तों अब उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं पिक्चर के अंदर। सर जब अपन पिक्चर के अंदर आगे बढ़ते हैं तो सर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कि सर जब अपन डिविडेंड का डिक्लेरेशन करते हैं तो सर डिविडेंड का डिक्लेरेशन करने के लिए हमारे को कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत यूनिक चीज है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा कि सर हम कहां से जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहां पे अपन देख रहे हैं सर सोर्सेज, कि सर कौन कौन से सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, जिन सोर्सेज के माध्यम से हम जो डिविडेंड है वो डिविडेंड हम यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं, वो अपन यहां पे पढ़ने जा रहे हैं।
सर क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ओनली आउट ऑफ, मतलब कि जो डिविडेंड है वो डिविडेंड कहां से डिक्लेयर किया जा सकता है, डिविडेंड डिक्लेयर करने का रास्ता क्या है। तो देखिए डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास में दो रास्ते हैं। सर पहला रास्ता मैं ये वाला पकड़ता हूं और सर दूसरा वाला रास्ता मैं ये वाला पकड़ता हूं। अपने पास में दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों रास्तों के माध्यम से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सर अपन पहले वाले रास्ते पे चलते हैं, जो ये वाला रूट है। सबसे पहला क्या बोलता है, प्रॉफिट्स फॉर दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या निकला, इसका ये मतलब निकला कि सर जो आपका करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, सर करंट ईयर का जो आपका प्रॉफिट है, उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप क्या कर देंगे, उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। कर दिया, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। आपने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। अब डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद में मेरे पास में जो भी वहां पे अमाउंट आया वो अमाउंट मेरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो अमाउंट मेरा क्या कहलाया, वो अमाउंट मेरा कहलाया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और वो जो अमाउंट मेरा XYZ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाया, उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को मैं क्या कर सकता हूं, शेयर होल्डर्स के बीच में एज डिविडेंड डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास में पहला सोर्स क्या हुआ, मेरे पास में सबसे पहला सोर्स हुआ जो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है, उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से मैं डेप्रिसिएशन लेस करूंगा और उसको डेप्रिसिएशन को मतलब प्रोविजन करने के बाद में फिर जो मेरे पास में पैसा बचेगा वो पैसा मैं यूटिलाइज करूंगा किस पर्पज के लिए, डिविडेंड देने के पर्पज से। ये हुआ हमारा पहला। सर दूसरा भी कोई है, करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो सर क्या करें, क्या हम पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट है सर हम उसको काम में ले लें। यस आप ले सकते हैं। क्या लिखा है, out of profits for any previous year or years arrived at after providing for depreciation। इसका मतलब क्या हुआ, अभी अपन ने इधर करंट ईयर लिया था ना दोस्तों, अब इधर अपन ले लेंगे पास्ट ईयर। इधर अपन क्या ले लेंगे, पास्ट ईयर। और पिछले साल के जो भी हमारे पास में प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे उनमें से हमारे को क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन लेस करना है। हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, उसके बाद में अगेन मेरे पास में वही सेम XYZ अमाउंट आएगा। तो मेरे पास में जो XYZ अमाउंट आएगा मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं यहाँ पे किस पर्पज के लिए, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं यहाँ पे डिविडेंड देने के पर्पज से। एक तरीका मेरे पास में ये आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आगे क्या बोलता है, उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है, आउट ऑफ बोथ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। आउट ऑफ बोथ का मतलब क्या हुआ, जो बॉक्स नंबर ए है और जो बॉक्स नंबर बी है, इन दोनों बॉक्सेस को भी मिलाकर मैं डिविडेंड दे सकता हूं। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब मैं ये समझा कि सर मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस मेरा जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट है मैं वो दोनों ले लूंगा, लेकिन उसमें से जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा और जो लास्ट ईयर का मेरा डेप्रिसिएशन होगा मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसको घटाना पड़ेगा। तो आउट ऑफ बोथ का मतलब क्या हो गया कि मैं कुछ प्रॉफिट मेरा करंट ईयर का ले सकता हूं और कुछ प्रॉफिट मैं मेरे पास्ट ईयर का ले सकता हूं, जो यहां पे मैंने आपको बताया। और उन दोनों में से आप क्या करोगे, उन दोनों में से आपको डेप घटाना पड़ेगा। जब उन दोनों में से आप डेप घटा दोगे तो उसके बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहोगे, जिसको कि आप अपने शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड बांट सकते हो। ठीक है, क्लियर यहां तक की बात। ये तो हुआ पहला मेथड। सर दूसरा मेथड क्या है, सर दूसरा मेथड क्या है, सर दूसरा मेथड आता है आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सीजी का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट, फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। कि यदि मान लीजिए कि डिविडेंड देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, सपोज करिए उसने कोई गारंटी दे रखी है, नीचे वाले ग्रीन बॉक्स में लिखा है इन रिलेशन टू अ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने शेयर होल्डर्स को यदि गारंटी दे दी, सर किस बात की गारंटी दे दी दोस्तों, इस बात की गारंटी दे दी कि कंपनी तुम्हें डिविडेंड नहीं देगी तो हम देंगे। गवर्नमेंट क्या करिए शेयर होल्डर्स को, बोले तुम्हें यदि कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो डिविडेंड कौन देगा, हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हमें जो मनी प्रोवाइड कराई है, फॉर विच पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड, हम उस मनी को भी काम में ले सकते हैं। सेकंड मेथड मेरे पास में, सेकंड तरीका मेरे पास में ये आता है।
समझ गए अपन बात यहाँ तक की कि हमारे पास में सोर्सेज कौन कौन से हुए। पहला सोर्स हो गया हमारे पास में करंट ईयर का प्रॉफिट, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। दूसरा तरीका हो गया हमारे पास में बैक ईयर्स के जो प्रॉफिट है उनमें से हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। या हम दोनों तरीके भी जो है वो काम में ले सकते हैं। और एक तीसरा तरीका हमारे पास में आता है कि सर जो हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमारे को गारंटेड अमाउंट बोला है डिविडेंड देने के लिए, वो पैसा भी यदि गवर्नमेंट हमारे को देती है तो उसका भी हम यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 के अंदर हम कर सकते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पे तरीका अवेलेबल है। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में दोस्तों अपन जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट, अब वो नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं सर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 क्या बोलता है। अब अपन किस पे बात करेंगे? अब अपन बात करेंगे कि सर जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 है आईसीएसआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 है, सर वो क्या बोलता है? देखो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों, समझिएगा। कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट्स के प्रोविजन की मैं बात करूं तो डिपॉजिट्स के जो सेक्शन है 73 से लेकर 76 तक डिपॉजिट के प्रोविजन आपको देखने में आते हैं। तो जो 73 से लेकर 76 तक आपको डिपॉजिट के प्रोविजन देखने में आते हैं, जब तक आपने इन प्रोविजंस की कंप्लायंस नहीं कर ली है तब तक आप ध्यान में रखना कि आपकी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। यदि किसी कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, डिपॉजिट जनता से आपने डिपॉजिट लिए, पब्लिक से आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, आपने अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, तो उन डिपॉजिट्स के जो प्रोविजन है, जब तक आपकी कंपनी उन डिपॉजिट्स के प्रोविजन जो सेक्शन 73 से लेकर 76 तक में बताए गए कंपनीज एक्ट 2013 में, जब तक आप उनकी कंप्लायंस नहीं कर लेते हो तब तक आपकी कंपनी डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं कर सकती। प्रोहिबिट कर दिया है हमारे को, कहां पे? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 हमारे को मना कर रहा है, कहता है पहले डिपॉजिट के प्रोविजन की कंप्लायंस करो। हम चेक कर लेंगे कंप्लायंस करिए कि नहीं करिए। दोस्तों दूसरा क्या बोलता है? डिविडेंड शैल नॉट बी पेड टिल सच टाइम द डिपॉजिट एक्सेप्टेड हैव बीन रीपेड विद इंटरेस्ट। ओ माय गॉड, यानी कि इन्होंने क्या लिखा कि आप डिविडेंड उस समय तक नहीं दे सकते, टिल सच टाइम, आप उस समय तक, देखिए आप क्या लिखा हुआ है प्रोविजन, क्या आप डिविडेंड उस समय तक नहीं दे सकते हो जब तक कि आपकी कंपनी ने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे थे उनका आप विद इंटरेस्ट, विद ब्याज आपने पेमेंट नहीं कर दिया। बस इतनी बड़ी बात है। मतलब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 कितना खतरनाक हो गया कि यानी कि वो हमारे को क्या बोल रहा है, वो हमारे को कह रहा है कि बोले भाई साहब कंपनी ने क्या करा है, बोले कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए, आप डिपॉजिट का पेमेंट करो, डिपॉजिट के ब्याज का पेमेंट करो, इंटरेस्ट का पेमेंट करो, और उसके बाद में फिर आपकी कंपनी क्या कर पाएगी, आपकी कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर पाएगी। अन्यथा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 3 बोलता है बोले नो डिविडेंड, कोई डिविडेंड का पेमेंट आपके लिए नहीं होगा। खतरनाक चीज बताई। चलो आई होप कि यहां तक समझ में आपको आया होगा। उसके बाद में अब अपन आगे चलते हैं। इसमें लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर किए देता हूं, देखिए यहां पे लिखा गया है, यहां पे बोल रहा है अ कंपनी शैल ऑल्सो नॉट डिक्लेयर, ध्यान से समझिएगा, अ कंपनी शैल ऑल्सो नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड इफ इट हैज डिफॉल्टेड। दो बात कि सर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, नंबर एक बात, और सर कंपनी, ये दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि सर यदि कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो तो, सर डिफॉल्ट किया हो तो, सर कौन सा वाला डिफॉल्ट कंपनी ने किया हो, तो यहां पे देखो कौन से वाले डिफॉल्ट की बात कर रहा है, 1 मिनट, यहां पे कौन से वाले डिफॉल्ट की बात कर रहा है दोस्तों, यहां पे पढ़िएगा कौन सा डिफॉल्ट कह रहा है। देखो सबसे पहले जो डिफॉल्ट आपको बोल रहा है, यहां पे सबसे पहले डिफॉल्ट देखने में आ रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखो सबसे पहला जो डिफॉल्ट हमारे को देखने में आता है वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयरऑन। सबसे पहले यहां तक पढ़ो, यानी कि कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने में, कंपनी ने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने में क्या कर दिया, गलती कर दी। कंपनी ने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने में क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। तो यदि कंपनी ने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने में डिफॉल्ट कर दिया होगा ना, और दूसरी मजेदार बात, सर उनका इंटरेस्ट का पेमेंट करने में भी डिफॉल्ट कर दिया,
तो इसका मतलब क्या होगा, क्या कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर पाएगी? क्या मेरे दोस्त डिविडेंड का पेमेंट कंपनी नहीं कर पाएगी? यानी कि यदि आपका डिबेंचर का रिडम्पशन बाकी है, उसके ब्याज का रिडम्पशन बाकी है, इंटरेस्ट का रिडम्पशन बाकी है, तो सबसे पहले आप उसको पेमेंट करिए, और जब आप उसको पेमेंट कर देंगे उसके बाद में ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगी। एक बात। दूसरा, और क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ओहो सर, DRR क्रिएट करना था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना था। ओहो किया ही नहीं सर, कंपनी ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी सर? कंपनी ने एक और गलती कर दी कि कंपनी ने DRR क्रिएट ही नहीं किया। ओह माय गॉड, गलती होगी सर कंपनी से। तो यदि कंपनी ने भी वहां पे क्या होगा कि कंपनी ने भी वहां पे यदि DRR क्रिएट नहीं किया ना, कंपनी ने DRR क्रिएशन में गलती कर दी, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। तो पहला डिफॉल्ट क्या पढ़ा अपन ने पहला डिफॉल्ट पढ़ा कि सर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे, डिबेंचर का रिडम्पशन करने कंपनी ने करने में डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी ने उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, और तीसरा नंबर अपन ने क्या करा? तीसरा नंबर अपन ने DRR ही क्रिएट नहीं किया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। पहली गलती। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। नंबर 1 गलती। नंबर 2 गलती क्या हो सकती है? ओहो, ये तो अभी बताया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और द क्रिएशन ऑफ CRR। ऊपर DRR तो नीचे CRR, मतलब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे। बात समझिए, कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, रिडम्पशन का टाइम आया मेरे दोस्त। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं आपसे, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जब भी कंपनी क्या करती है कि जब भी कंपनी मान लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, तो प्रेफरेंस शेयर्स का मैक्सिमम रिडम्पशन का समय क्या होगा? मेरे को आप बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर प्रेफरेंस शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो उनका रिडम्पशन का जो मैक्सिमम टाइम है, रिडम्पशन करने का जो मैक्सिमम टाइम है वो क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं देखता हूं कि किस किस स्टूडेंट का आंसर सही होता है। जेन्युइनली बिना देखे आंसर दीजिएगा जो आंसर आपको आता है, ठीक है? तो जो भी हम टाइम, चलिए देखते हैं। मैं मेरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने का समय कितना होता है। अभी मैं x समय मान लेता हूं, ठीक है? अभी मैं x समय मान लेता हूं, तो जो भी x टाइम है, मान लीजिए कि वो टाइम में आपने रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं किया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सर रिडम्पशन जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स का बाकी था सर, वो बाकी ही चल रहा है, अभी तक आपने प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को रिडीम करा ही नहीं है। यानी कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आज की तारीख में क्या है सर? आज की तारीख में पेंडिंग चल रहा है सर, ड्यू चल रहा है। ओ माय गॉड। और सर दूसरी बात, डिविडेंड भी सर उस पे बकाया चल रहा है। ओहो, तो भाई साहब समझ लो, क्या पहले पेमेंट करो किसका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, एक बार। दूसरा, उस पे जो डिविडेंड बकाया है उसका। और तीसरी मजेदार बात साथ में ये भी चेक करो कि क्या कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के पर्पस से CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया है कि नहीं बनाया? ऊपर डिबेंचर में क्या चेक करा था? CRR की DRR? बोलो जल्दी। DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या चेक करा? बोलो DRR की CR? बोलो CRR, बोलो CRR। समझ गए मेरी बात? आ गई बात समझ में? CRR यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है? अच्छा, तीसरा क्या कहता है? ओहो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द करंट और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब भाई साहब कितने गंदे आदमी हो यार, बहुत ही गंदे आदमी हो, मतलब करते ही यार, मतलब हद। क्या लिख रहे हो? मतलब पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द प्रीवियस और करंट फाइनेंशियल ईयर। ओहो, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर होगा। माता कहोगे नहीं अभी तुम मेरा, जो बोले कहां से आ गया? इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर होगा, तो बोले साहब या तो इंटरिम डिविडेंड का पैसा बकाया है, और या हमने पास्ट ईयर के अंदर या हमने लास्ट ईयर के अंदर सर कोई फाइनल डिविडेंड यदि हमने डिक्लेयर करा था, या हमने लास्ट ईयर के अंदर भी कोई इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा था, उसका भी पैसा यदि कोई बकाया है, तो पहले क्या करना है? पहले उसका पेमेंट करो। मतलब तुमने अपने पुराने पापों की सजा भुगती नहीं, तुम नए पाप कर लो। नहीं करने देंगे। सरकार क्या कहती है? पहले पुराने पाप धो जाके। पुराने पाप कौन से धोने? पुराने पाप जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो सारे पुराने पाप आपको धोने। कौन से वाले पुराने पाप धोगे? सर पिछले साल का या करंट ईयर का हमने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा था, लेकिन आज तक हमने पेमेंट नहीं किया। सबसे पहले पेमेंट करो, अभी करो, अभी पहले पेमेंट करो, तब नया डिविडेंड डिक्लेयर करो। गवर्नमेंट कहती है तुम पहले वाला डिविडेंड डिक्लेयर करा था,
पेमेंट नहीं किया ना, अभी भी तुम डिविडेंड डिक्लेयर करोगे ना, अभी भी तुम्हारी नियत में गंदा खोट है, चोर है तुम्हारी नियत में, तुम अभी भी डिविडेंड जो है वो पेमेंट नहीं करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यहां पे बोलता है डिविडेंड जो पिछले साल का या करंट ईयर का भी कोई आज तक का बकाया है तो सबसे पहले उसको पेमेंट कर डालो। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने 3 पॉइंट पढ़े। सर पहला पढ़ा हमने कि सर यदि कंपनी ने जो है वो क्या करा है, रिडम्पशन नहीं किया डिवेंचर्स का, उस पे ब्याज का पेमेंट नहीं किया, सर डीआरआर क्रिएट नहीं किया, कंपनी ने प्रेफरेंशियल कैपिटल का रिडम्पशन नहीं किया, कंपनी ने डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया, कंपनी ने सीआरआर नहीं बनाया, कंपनी ने पिछले साल के या फिर करंट ईयर का जो डिविडेंड था उसका पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी क्या डिविडेंड डिक्लेयर इस साल कर पाएगी मेरे दोस्त? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ठीक है, लास्ट, रिडम्पशन ऑफ एनी टर्म लोन टू अ बैंक। यदि मान लीजिए कि किसी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई टर्म लोन का पेमेंट करना था, नहीं किया, ओहो बैंक वाले रोज आते हैं, बैंक वाले रोज आते हैं और गाना क्या गाते हैं, आह आजा अब तो आजा, आह आजा अब तो आजा। ये गाना गाता है रोज बैंक आपको देख के, कंपनी को देख के। क्यों? क्योंकि हमने कंपनी को क्या दिया है भैया, लोन। हम इंतजार में हैं, न जाने तुम कब आओगे, तो आ जाओ। तो तुम पहले लोन पेमेंट करो मेरे दोस्त, लोन का रीपेमेंट करो। ओहो तुम ब्याज भी खा गए, माय गॉड बड़े गंदे आदमी हो, ब्याज भी खा गए, ब्याज भी नहीं दिया। तो मतलब पहले तुम प्रिंसिपल का पेमेंट करो, फिर भैया टिल डेट तक का जो ब्याज बनता है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है, उसका भी पेमेंट कर डालो मेरे दोस्त। और क्या लिखा है, टिल सच टाइम द डिफॉल्ट इज सब्सिस्टिंग। ओ माय गॉड, सपोज करिए 31 मार्च 2021 को मेरा लोन का रीपेमेंट ड्यू हो जाता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, सपोज करिए कि यदि मान लीजिए कि मैं 1 अगस्त 2021 तक भी मैंने पेमेंट नहीं किया, तो मेरा ब्याज यहां तक का नहीं, मेरा ब्याज यहां तक की डेट का मेरे को देना पड़ेगा। तो यहां तक की डेट का आपको पहले ब्याज का भी पेमेंट करना है मेरे दोस्त। जब ये 4 डिफॉल्ट तुम्हारे रेक्टिफाई हो जाएंगे, जब तुम्हारे 4 डिफॉल्ट कहीं नहीं तुम्हें नजर आएंगे, तो मेरे दोस्त डायरेक्टर को सलाह देना कि डायरेक्टर करो डिविडेंड डिक्लेयर। आ गई क्या बात समझ में अपने को? ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ा कि सर इंटरिम डिविडेंड, और उसके बाद में कि यदि सर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है तो डिफॉल्ट करने पर हमारे को विद सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से डिफॉल्ट हैं, जिन डिफॉल्ट्स के होने पे कंपनी क्या डिक्लेयर नहीं कर सकती, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकती।